हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। आज हम लोग लैंडस्लाइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो अभी रिसेंटली रायगढ़ महाराष्ट्र में एक हैवी लैंडस्लाइड हुआ जिससे काफी जान एंड माल को नुकसान हुआ है। तो जो बेसिक न्यूज में क्या था वो, क्योंकि महाराष्ट्र एक वल्नरेबल एरिया है, इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो मेजर जो लैंडस्लाइड का एरिया है वो दो जगह है। एक हिमालयन रीजन, क्योंकि जहां भी स्लोपी एरिया होता है वहां लैंडस्लाइड होने का बहुत हैवी चांस होता है। दूसरा ये जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इंडिया में जो है कई स्टेट्स इससे प्रभावित होते हैं और स्पेशली हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। पहले हम ये समझेंगे कि जो लैंडस्लाइड के कारण है वो क्या क्या है। तो मेजर जो कारण है हैवी मानसून रेन, या कह सकते हैं कि अगर हैवी रेनफॉल हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। और मानसून टाइम में क्या होता है, कंटिन्यूअस लार्ज अमाउंट में रेनफॉल मिलता है जिससे कि किसी भी स्लोपी रीजन में वहां के रॉक्स के खिसकने यानी कि स्लाइड करने के चांसेस हाई हो जाते हैं और इसी वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है। दूसरा मेजर रीजन जो है डिफॉरेस्टेशन एंड माइनिंग एक्टिविटी। डिफॉरेस्टेशन कैसे कि जैसे मान लो फॉरेस्ट या ट्री कवर एरिया है, वो क्या करता है, रॉक सॉयल ये सबको बांध के रखता है जिससे कि इनके डिग्रेड होने या इनको डिसइंटीग्रेट होने के चांस कम होते हैं। बट जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है वैसे ही ये जो होल्ड है, जो जड़ें होल्ड करके रखती हैं, वो तो होता नहीं है और लूज होने लगता है रॉक इजिली। और जब से रॉक लूज होता है और जिस तरह से हैवी रेन उस रॉक को मिल जाता है तो उसके स्लाइड होने के यानी कि वॉश अवे होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। दूसरा है माइनिंग एरिया। माइनिंग एरिया यूजुअली क्या कहते हैं कि हिली एरियाज में होते हैं और माइनिंग की वजह से माइनिंग जब किया जाता है तो वहां एक तो ब्लास्ट किए जाते हैं माइनिंग के लिए, दूसरा रॉक को खोदा जाता है तो जिससे कि रॉक का वीकनेस बढ़ जाता है और वहां लैंडस्लाइड होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। थर्ड जो रिसेंट कह सकते हैं कि बर्निंग रीजन जो है क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है, एक तो मानसून के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। मानसून के पैटर्न चेंज होने में क्या है, शॉर्ट टर्म में हैवी रेनफॉल रिसीव हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो वेजिटेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, इन सब का जो असर है वो लैंडस्लाइड होने में दिख रहा है। तो ये एक रिसेंट कारण हो सकता है। ऐसे अगर देखा जाए कि क्या मतलब एक्सटेंट ऑफ डैमेज, डैमेज किस लेवल का होता है लैंडस्लाइड से, तो पहला तो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। हिली एरिया में यूजुअली जो रोड्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अगर हिली एरिया में यूजुअली थर्मल पावर प्लांट या डैम बनाए गए हैं उसका लॉस हो जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हैवी लॉस देखने को मिलता है। रोड्स, ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो डैमेज हो जाता है। उससे भी इम्पोर्टेंट जो लॉस होता है वो ह्यूमन लॉस, क्योंकि उस एरिया में यूजुअली एक तो डायरेक्टली हो सकता है ह्यूमन डेथ हो जाए। दूसरा लैंडस्लाइड से क्या होता है, लोग मलबे के नीचे दब जाते हैं, उसमें ज्यादा देर तक सर्वाइवल का चांस नहीं होता है और लॉन्ग टर्म में देखने को मिलता है कि डेथ हो जाता है। और ये जो लैंडस्लाइड है वो यूजुअली हिल एरिया में पाए जाते हैं। छोटे छोटे विलेजेस बसे हुए हैं, उन विलेजेस और छोटे छोटे पैचेज हैं। मान लो अगर लैंडस्लाइड हुआ दब भी गए तो उनको रेस्क्यू करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रोड ब्लॉक हो जाता है तो उसमें जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। टूरिस्ट होते हैं वहां फंस जाते हैं और रेस्क्यू पर्सनल्स के लिए इजी एक्सेस नहीं होता है वो एरिया। दूसरा हैबिटेट पे वहां असर करता है। हैबिटेट का मतलब वहां की बिल्डिंग को डैमेज होता है, वहां के वेजिटेशन को डैमेज होता है, वहां के स्पेसीज को डैमेज होता है। तो कहते हैं एक जो हैबिटेट ह्यूमन, मैन और नेचुरल एनवायरनमेंट को मिला के बना है, उन सबको डैमेज देखने को मिलता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है लैंडस्लाइड को एड्रेस करने के लिए, उसमें यह होता है कि मान लो लैंडस्लाइड आ गया तब क्या करना है, और लैंडस्लाइड आने से पहले क्या करना है, और लैंडस्लाइड आने के बाद क्या करना है। तो पहला कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि लैंडस्लाइड अगर आने वाला है, अगर इस तरह से हम कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करते हैं तो हमें पहले ही एक अलर्ट जारी हो जाएगा कि फ्यूचर में यहाँ पे लैंडस्लाइड होने वाले हैं, जिससे कि इमीडिएटली एक एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत वहां लोगों को अर्ली इवैक्यूएशन किया जा सके जिससे कि कम डैमेज हो सके। डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल एंड इक्विपमेंट्स। जब लैंडस्लाइड हो गया उस टाइम क्या करना है, रेस्क्यू और रिलीफ पे ध्यान देना है कि मतलब जितना जल्दी इमीडिएटली हो सके उसमें रेस्क्यू करने की जरूरत है, रिलीफ टीम भेजने की जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है, जिससे कि लीस्ट डैमेज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, ध्यान रखना है, लीस्ट डैमेज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन किया जा सके। और लॉन्ग टर्म में मतलब पोस्ट लैंडस्लाइड क्या किया जाए, कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। एक तो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक तरह एक कोऑपरेशन किया जाए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाया जाए कि फ्यूचर में लैंडस्लाइड को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है या लैंडस्लाइड से होने वाले डैमेजेस को कैसे डिक्रीज किया जा सकता है। बाकी कैसे कि जो चैलेंजेस हैं रेस्क्यू टीम फेस करती है वो क्या क्या है, जैसे डिफिकल्टी इन टेरेन एंड वेदर, भाई एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, क्या होता है हिली एरिया में ना ही कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, क्योंकि जो ही लैंडस्लाइड होगा कनेक्शन
डैमेज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन जो एफर्ट है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ हैवी डेब्रिस एंड लैंडस्लाइड, डेब्रिस वगैरह की वजह से मूवमेंट नहीं किया जा सकता। एक तो एरियल मूवमेंट माउंटेन एरिया में पॉसिबल भी है, लैंड मूवमेंट बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म क्या एफर्ट दे सकते हैं, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए। इसमें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, और गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर अगर रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दे तो क्या होगा कि इजीली हेल्थ केयर फैसिलिटी, और दूसरा एक काउंसलिंग, क्योंकि कभी भी डिजास्टर आता है तो एक ट्रॉमेटिक इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो ट्रॉमा काउंसलिंग जो है वो सर्वाइवर्स को दिया जा सके। दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें सोचना पड़ेगा अगर हमें लॉन्ग टर्म एड्रेस करना है लैंडस्लाइड के प्रॉब्लम को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि नेचर के अलाइंड होके सारी ह्यूमन एक्टिविटी करना, और इसको कैसे हम कर सकते हैं, जैसे कि माइनिंग को रेगुलेट करके, डिफॉरेस्टेशन को कम करके, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देके, और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जिससे कि लैंडस्लाइड से डैमेज कम से कम हो सके। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए, इस तरह के एक्सेसिबिलिटी पे कि अगर एक जगह लैंडस्लाइड आ गया तो उसको दूसरी जगह से हम जाके इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर सकें। और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या दिया जा सकता है, एक तो अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए जिससे लोग क्या करें, बेटर प्लानिंग कर सकें कि किस तरह का लैंड यूज प्लानिंग करें, लैंडस्लाइड को ध्यान रखते हुए, टोपोग्राफी को ध्यान रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को ध्यान रखते हुए एक बेहतर या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिससे कि लीस्ट डैमेज हो सके। अर्ली वार्निंग सिस्टम तो हमने समझा कि डेवलप करना चाहिए जिससे इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। थर्ड जो है रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ पढ़ा भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाने से क्या फायदा होगा, कि मान लो अगर कोई लैंडस्लाइड हुआ भी तो ये इतना रेजिलिएंट हो कि बहुत ज्यादा डैमेज ना हो, जिससे कि बेसिक एक्सेसिबिलिटी और बेसिक ह्यूमन लाइफ डैमेज मिनिमम हो सके। कंक्लूजन में या कॉल ऑफ एक्शन में ये हम दे सकते हैं कि एक असिस्टेंस की जरूरत होती है जितना जल्दी हम रिस्पॉन्ड कर सके। प्रिपरेशन और प्रिवेंशन, प्रिपरेशन क्या कि कभी भी कोई भी डिजास्टर लैंडस्लाइड रिलेटेड आए तो हम इतने प्रिपेयर रहें कि इमीडिएट रिस्पॉन्स करें। प्रिवेंशन के फ्यूचर में ऐसी कैलेमिटी को अवॉइड किया जा सके। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर अमंग योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।